गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे विभव मापी के सिद्धांत की, विभव मापी के मानकीकरण की, विभव मापी की सुग्राहिका की, विभव मापी में क्या सावधानी लेती है वो काम में बात आ गई थी। ये सारी बात करनी थी। आज से हम बात करेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के 5 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है। आपको यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से समझना है आपको कि 5 विभव मापी के अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है और 5 में से एक हर साल आता रहता है पेपर में। 5 अनुप्रयोग विभव मापी के कोर्स में, जिनमें से हर साल कोई ना कोई एक आता रहता है। इधर सुनना बच्चों, सबसे पहला अनुप्रयोग है विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये प्राथमिक सेल है, ये भी प्राथमिक सेल है और ये भी प्राथमिक सेल है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस वाले सेल का। ठीक है, प्राथमिक सेल है ये, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। कैसे करते हैं? सर्किट मैंने बना रखा है, पहले ही बना रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जिससे 2 आज हम पूरे कर सके, 2 अनुप्रयोग पूरे कर सके। ठीक है, आप समझने पर ध्यान दें, पीडीएफ में काम मिलेगा उससे उतार लेना। एक बात और कह रहा था मैं, पीडीएफ में लिखते समय कुछ गलती यदि हो जाए, मान लो कोई I1 की जगह मैं I2 लिख दूँ, तो आप अपने स्वयं विवेक से उसको ठीक कर लें। ठीक है ना, क्योंकि करीब 12-13 सालों से कभी नोट्स तो बनाए नहीं मैंने, आज अब की बार पहली बार बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो कई बार लिखते वक्त गड़बड़ी हो जाती है, I1 की जगह I2 लिखा जाता है। लेकिन यदि कोई गड़बड़ी हो दिखाई दे आपको, तो आप वीडियो में उसे कंफर्म कर लें। वीडियो में समझा रहे हैं तब भी तो लिखते हैं, तो उससे कंफर्म कर लें, वो आपको दूर हो जाएगी। कभी लिखते वक्त कभी कुछ चीज़ जब छूट जाती है, कहीं I1 की जगह I2 लिख दिया गलती से, तो हो जाता है कई बार। तो आप वीडियो में उससे मिलान कर लें उसको, उस चीज़ को कि ये क्या है यहाँ पर, यदि कोई कन्फ्यूजन हो। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर दें, कॉल कर दें, आपकी क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये है विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये सर्किट है। ठीक है ना, ये तो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राथमिक परिपथ तो कभी बदलता ही नहीं है। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई नोड है, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस संयोजन को विभव मापी के बिंदु A और B के मध्य जोड़ा गया है। द्वितीयक परिपथ में बात करें, द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसका मान हमें याद करना है कि धन टर्मिनल को A से और धन टर्मिनल को प्रतिरोध बॉक्स से, ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें से प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये प्रतिरोध बॉक्स है, इस सेल के धन टर्मिनल को A से और धन टर्मिनल को प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ा गया है। प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को कुंजी K2 से, कुंजी K2 के दूसरे सिरे को सेल के ऋण टर्मिनल से, सेल के ऋण टर्मिनल को धारा मापी से, धारा मापी को जो कि J से जोड़ा गया है। ये तो बनावट है, ऐसे बनाते हैं परिपथ को, ऐसे सर्किट को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ है, ये द्वितीयक परिपथ है। अब करना क्या है? इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालना है, स्मॉल r कैसे ज्ञात करना है? स्मॉल r देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये कुंजी तो बंद रहेगी और ये कुंजी खुली रहेगी। K1 तो बंद है और K2 खुली है। सबसे पहले तो आपको संयोजन की जांच करनी पड़ेगी। संयोजन की जांच मैं बता चुका हूं, हर प्रैक्टिकल में करनी पड़ती है। सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, कुंजी K2 को खुला रखेंगे, इस जोगी को यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ टच करेंगे और धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशाओं में प्राप्त होता है तब तो संयोजन ठीक है, अदरवाइज संयोजन ही गलत है। दोबारा चेक करो सर्किट को। ठीक है, संयोजन की जांच हो गई है। अब करना क्या है? कुंजी K1 को बंद करना है, ये हमेशा बंद रहती है। कुंजी K2 को खुला रखना है। कुंजी K2 को खुला रखेंगे तो ये वाला सर्किट तो काम में नहीं आ रहा, नीचे वाला काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धारा प्रवाहित नहीं हो रही इसमें, तो ये नीचे वाला हिस्सा काम में नहीं आ रहा है। यहाँ से ये प्रतिरोध बॉक्स वाला कुंजी K1 को बंद कर कुंजी K2 को खुला रखकर
इस ज्योति को इस विभवमापी तार पर चलाएंगे, इस ज्योति को इस विभवमापी तार पर चलाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। काम वही करना है, इस कुंजी K2 को खुला रखना है, केबल को बंद करना है, फिर इस ज्योति को विभवमापी तार पर चलाना है। जब ज्योति को विभवमापी तार पर चलाएंगे तो धारामापी में विक्षेप आएगा, और धारामापी में विक्षेप आएगा तो हमको वो स्थिति प्राप्त करनी है, शून्य विक्षेप की स्थिति। धारामापी की शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है, और धारामापी की शून्य विक्षेप की स्थिति मान लो यहाँ प्राप्त हो रही है, इस पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी है, यहाँ प्राप्त हो रही है। उस समय संतुलित लंबाई L प्राप्त हो रही है, लंबाई नोट कर लेनी कितनी पर आ रही है वो, और उस समय संतुलित लंबाई L प्राप्त होती है, तब विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है, E बराबर XL। तो E कौन सा सेल काम में आ रहा है, ये वाला, तो विभवमापी के सिद्धांत से E बराबर हो जाएगा XL, समीकरण आ रही है। और उस समय संतुलित लंबाई में मान लेता हूँ L1 आ रही है, कितनी आ रही है, L1 आ रही है, तो E बराबर आ जाएगा XL1। कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कह देता हूं, कुंजी K2 को खुला रखना है, कुंजी K2 को खुला रखेंगे तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब ज्योति को इस तार पर चलाना है, ज्योति को इस तार पर चलाकर क्या करेंगे, धारामापी में विक्षेप आएगा, और धारामापी में वो स्थिति प्राप्त करनी है जिस पर संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाए, यानी कि शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो जाए धारामापी में। धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो गई, यानी कि धारामापी में संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई, और धारामापी में जब संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई तो उस समय लंबाई नोट कर लेनी है। उस समय यदि लंबाई L1 है तब विभवमापी के सिद्धांत से E बराबर क्या होगा, XL1। विभवमापी का सिद्धांत कह रहा है कि E बराबर होगा, विभवमापी का सिद्धांत कह रहा है कि E बराबर क्या है, XL1 है। ठीक है, समीकरण आगे की। अब कुंजी K2 को बंद करेंगे, कुंजी K1 भी बंद और K2 भी बंद, K2 को भी बंद कर देंगे, और इस प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे। कुंजी K2 को बंद कर इस प्रतिरोध बॉक्स में से क्या करेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। मान लो 1 ओम का निकाल लिया, तो इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। जैसे कुंजी K2 बंद कर दी मतलब डॉट लगा दिया, तो इस सेल से इस प्रतिरोध में क्या होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और धारा प्रवाहित होने लग गई इस प्रतिरोध में। यदि 1 ओम का प्रतिरोध निकाल दिया, क्या करना है, कुंजी K2 को बंद करना है। कुंजी K2 को जैसे ही बंद की और इस प्रतिरोध बॉक्स में से क्या करा आपने, एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकाल लिया, मान लेते 1 ओम का ही निकाल लिया, तो इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित होने लग गई। अब वापस क्या करना है, अब ज्योति को वापस चलाना है इस तार पर। ज्योति को तार पर चलाएंगे तो वही धारामापी में विक्षेप आएगा, धारामापी में विक्षेप आएगा तो हमको कौन सी स्थिति प्राप्त करनी है, वही शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है, और शून्य विक्षेप की स्थिति मान लो कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, जहां पहले आ रही थी वहां नहीं आएगी, उससे थोड़ी अलग आएगी। क्यों, क्योंकि पहले इस सर्किट में धारा थोड़ी जा रही थी, अब तो इस सर्किट में भी जा रही है। तो काम वही करना है कि कुंजी K2 को बंद करना है, इसमें से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालना है, और इस ज्योति को इस तार पर चलाना है। और ज्योति को जब तुम इस तार पर चलाओगे और धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करोगे, उस समय कुछ ना कुछ संतुलित लंबाई प्राप्त होगी, और वो संतुलित लंबाई है, मान लेते हैं L2। उस समय संतुलित लंबाई L2 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से, अब इधर सुनना, अब इस समय सेल कौन सा काम में आ रहा है, ये वाला, लेकिन तुम अब सेल से क्या ले रहे हो, धारा। इस सेल से इस परिपथ में धारा आ रही है, तो सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नपेगा, क्या नपेगी, टर्मिनल वोल्टता। पहले तो सेल से धारा नहीं ले रहे थे, सेल ये सर्किट काम में आने लगा था, तो पूरा का पूरा सेल काम में आ रहा था। पहले वाले में पूरा का पूरा सेल काम में आ रहा था, तो ई लिया है। लेकिन अब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, नीचे वाले सर्किट में, तो जब सेल से धारा ली जाती है तो क्या नपती है, विद्युत वाहक बल नहीं नपता है, क्या नपता है, टर्मिनल वोल्टता नपती है। तो इस केस में क्या नपेगा, टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी V, और V बराबर XL2 होगा विभवमापी के सिद्धांत से। जब कुंजी K2 को बंद करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है, अर्थात सेल से हम धारा लेने लग गए, और धारा लेने लग गए
तो अब विद्युत वाहक बल नहीं नपेगा, क्या नपेगी, इसकी टर्मिनल वोल्टता रह जाएगी। तो विभवमापी के सिद्धांत से ये हो जाएगा, समीकरण 2 आ गई। और हमको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूं, R बराबर होता है E-V/V × R। तो यहां रखेंगे मान, और मान रखेंगे E का मान XL1 है, इसका मान XL2 है, इसका मान XL2 है, इसका मान R है। तो X कॉमन लेके कट गया, R बराबर L1 - L2/L2 × R आ गया। इस सूत्र से हम आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यहाँ पर L1 क्या है, पहली वाली संतुलित लंबाई जब कुंजी K2 खुली थी। L2 क्या है, जब कुंजी K2 बंद है तब की संतुलित लंबाई। R क्या है, इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध। R क्या है, इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध है, जो तुमने 1 ओम निकाला है। अब यही प्रैक्टिकल कितनी बार करना है, 5 बार दोहराना है। कैसे, लंबाई L1 तो हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि कुंजी K2 खुली हुई है, तो ये वाली चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी, कुंजी K2 को खुला रखना है। और जो धारामापी को जो कि कोई स्थान पर चलाना है, संतुलित लंबाई प्राप्त करनी है, तो ये समीकरण तो हमेशा यही रहेगी। चेंज किसमें होगा, कुंजी K2 को जब तुम बंद करोगे तो इसमें से जो प्रतिरोध निकालोगे, R का अलग अलग मान निकालना है। पहले प्रैक्टिकल में मान लो, पहले रीडिंग में R का 1 ओम मान निकाला, 1 ओम मान निकालोगे, जोगी को चलाओगे तो बदलेगी क्या, L2 नोट कर लोगे। L1 तो फिक्स है, L2 नोट कर लोगे तो स्मॉल r का मान आ जाएगा। फिर R2 का मान मान लो 2 ओम निकाल लिया, तो 2 ओम निकालने के बाद फिर जोगी को चलाओगे तो फिर क्या होगा, L2 का मान फिर बदल जाएगा, और L2 का मान बदल जाएगा तो यहाँ रख लोगे। फिर R का मान निकाल लोगे, फिर R का मान यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स में से 3 ओम का निकाल लिया मान लो, फिर ये L2 बदल जाएगी, L1 तो बदलेगी नहीं क्योंकि R पे L1 तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो फिर L2 बदल जाएगी। इस प्रकार से इस प्रैक्टिकल को दोहराकर R का मान निकाल लेते हैं। मैं एक बार दोबारा पूरा प्रोसेस बता देता हूं। ये सर्किट बना लिया, सबसे पहले क्या करते हैं, कुंजी K1 को बंद, संयोजन की जांच तो करते ही करते हैं। कुंजी K1 को बंद करते हैं, कुंजी K2 को खुला रखते हैं, कुंजी K1 को बंद करते हैं, कुंजी K2 को खुला रखते हैं, और इस धारामापी वो जोगी को इस तार पर चलाते हैं। जोगी को इस तार पर चलाएंगे और संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, यानी कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। संतुलित लंबाई मान लो L1 है, तब विभवमापी का सिद्धांत कहता है ये सेल काम में आ रहा है, E बराबर XL1, ये आ गया। अब क्या करना है, कुंजी K2 को बंद करना है। जैसे कुंजी K2 को बंद करें तो इस सेल से इसमें धारा जाने लग जाएगी। इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक R मान का प्रतिरोध कोई भी 1 ओम 2 ओम 3 ओम निकाल लेते हैं। तब फिर जोगी को चलाएंगे इस तार पर और धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखेंगे, और धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति पर वो संतुलित लंबाई, यहाँ से जो लंबाई है यहाँ की संतुलित लंबाई वो L2 प्राप्त हो रही है। तो विभवमापी के सिद्धांत से अब ये पूरा का पूरा सेल काम में नहीं आ रहा है, इससे धारा ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टता काम में आ रही है, और V बराबर हो जाएगा XL2। समीकरण आ गई 2। आंतरिक प्रतिरोध इस सूत्र से निकलता है, तो ये सूत्र आ गया। अब इस प्रैक्टिकल से एक रीडिंग आ गई, दूसरी रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, इस R के मान को बदलेंगे। यहाँ से R के मान को बदलेंगे तो इस जोगी को चलाओगे तो L2 भी बदल जाएगा, R का मान बदलने से L2 बदल जाएगा और स्मॉल r का दूसरा मान आ जाएगा। फिर R के मान को बदल दो, फिर जोगी को चलाओ, फिर L2 बदल जाएगा, फिर R का मान आ जाएगा। तो ऐसे 5 मान निकालने हैं किसके, आंतरिक प्रतिरोध के, और आंतरिक प्रतिरोध के 5 मान निकल जाएंगे तो उसकी एक रेंज हो गई, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध इस ओम के लिए इतना था, इस ओम के लिए इतना था, इस ओम के लिए इतना था, तो इतने से इतने उसकी क्या आ गई, रेंज आ जाएगी। औसत नहीं निकलेगा इसका, औसत नहीं निकलता है आंतरिक प्रतिरोध का, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का मान इस प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका औसत नहीं निकलता है, R के अलग अलग मान निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है सर्किट बनाने के बाद। दूसरा अनुप्रयोग है विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कह दो, या फिर अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना कह दो। तो इधर देखिए परिपथ क्या बना रखा है,
ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ तो जो पहले था वही रहेगा। ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ मैंने पहले ही कहा था कभी चेंज नहीं होता है, वही सेल लग रहा है, धारा नियंत्रक लग रहा है, कुंजी केवल लग रही है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर इस पूरे संयोजन को ए और बी के बीच में जोड़ा गया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। द्वितीयक परिपथ ये है, इसमें देखो दो सेल काम में आए हैं। एक सेल ये है, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है। यदि आपका सर्किट गलत तो सब कुछ गलत, सर्किट सही सब कुछ सही। सर्किट यदि आपने गलत बना दिया, ये सर्किट डायग्राम है, परिपथ चित्र है, यदि परिपथ चित्र सर्किट डायग्राम ही गलत बना दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 ज्ञात है, इसके धन टर्मिनल को ए से जोड़ा गया है, और दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, अज्ञात है, उसके धन टर्मिनल को भी ए से जोड़ा गया है। इन दोनों सेलों के ऋण टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी, ये कौन सी कुंजी है? द्विमार्गी। द्विमार्ग मतलब इसमें दो मार्ग हैं, दो मार्ग आती है, दो मार्गी की कुंजी। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक 2 और 3। यदि यहाँ पर डॉट लगा दिया तो कनेक्शन इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यदि डॉट यहाँ लगा दिया तो कनेक्शन इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो ये द्विमार्गी कुंजी है, 2 रास्ते हैं इसमें। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। यदि डॉट यहाँ लगा देते हैं तो कनेक्शन 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। यदि डॉट 2 और 3 के बीच में लगा दिया तो कनेक्शन किसके बीच में हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में। द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं, 2 वे की। जब प्रैक्टिकल करेंगे सब दिखा देंगे। तो दोनों सेलों के ऋण टर्मिनलों को बिंदु ए और 3 से जोड़ा गया है द्विमार्गी कुंजी के। द्विमार्गी कुंजी के 2 टर्मिनल पे धारामापी को और धारामापी को ज्योति से जोड़ा गया है। ये परिपथ बना दिया, ये तो सर्किट है, ठीक है। इस सेल का विद्युत वाहक बल मुझे पता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल मुझे पता नहीं है, निकालना है, और निकल जाएगा जब तुलना भी हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। सर्वप्रथम संयोजन की जांच तो करनी है, जैसे हम करते आए हैं। संयोजन की जांच कर लेंगे। संयोजन की जांच करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे। 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे तो ये वाला सेल काम में आएगा। ये तो हट गया, नीचे वाला सेल तो हट गया, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये तो आगे जुड़ी नहीं रहा। तो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य प्लग लगाएंगे। प्लग लगाएंगे और प्लग लगाने से सेल E1 परिपथ में काम में आ जाता है। सेल E1 परिपथ में काम में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? वापस इस जोकी को इस तार पर चलाएंगे, और जोकी को इस तार पर चलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ गया। और जोकी को इस तार पर चलाएंगे तो जोकी को इस तार पर चलाने पर, जैसे इस तार पर चलाएंगे जोकी को, तो धारामापी विक्षेप आएगा। हमको कौन सी अवस्था प्राप्त करनी है? शून्य विक्षेप की अवस्था। तो धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करते हैं, और धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करते हैं तो उस समय संतुलित लंबाई प्राप्त होती है। उस समय संतुलित लंबाई है L1। तब विभवमापी के सिद्धांत से T1 बराबर क्या हो जाएगा? XL1। कौन सा सेल काम में आ रहा है? ये वाला। संतुलित लंबाई कितनी है? L1। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहेगा? E1 बराबर XL1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। E1 बराबर आ जाएगा XL1 आ गया, विभवमापी के सिद्धांत से आ गया। 1 और 2 के मध्य प्लग लगाया, इस जोकी को इस तार पर चलाया, और जोकी को इस तार पर चलाएंगे, और जोकी को जैसे चलाएंगे तो संतुलित लंबाई प्राप्त होगी, और उस समय संतुलित लंबाई L1 है, तो E1 बराबर आ गया XL1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहां से प्लग हटाएंगे और 2 और 3 के बीच में लगाएंगे। तो अब ये वाला सेल तो काम में नहीं आ रहा, अब कौन सा काम में आ रहा है? E2 विद्युत वाहक बल का सेल। अब 2 और 3 के बीच में प्लग लगा दिया, तो सर्किट में कौन सा सेल काम में आ रहा है? ये वाला E2 विद्युत वाहक बल का। अब क्या करेंगे? इस जोकी को इस विभवमापी तार पर चलाएंगे, और जोकी को विभवमापी तार पर चलाएंगे तो वही
शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करेंगे धारामापी में, और इस समय मान लो संतुलित लंबाई प्राप्त होती है L2, तब विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? आपका कौन सा काम में आ रहा है? E2, और संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो रही है, तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है E2 बराबर XL2। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें और दोगे तो E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा XL1 बटे XL2। x से x कट गया, E1 बटे E2 बराबर आ गया L1 बटे L2। तो यहाँ से E2 का मान निकालना था, E2 बराबर हो जाएगा E1 L2 बटे L1। इस सूत्र से हम इस सेल का विद्युत वाहक बल निकाल जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा अपन को। E1 का मान पता है, L1 इसके लिए संतुलित लंबाई आई थी, पता होगी, L2 नीचे वाले के लिए संतुलित लंबाई आई पता होगी, E2 का मान आ जाएगा। और जब E2 का मान आ जाएगा तो यहाँ पर E2 का मान रख देंगे, तो E1 बटे E2 बराबर X1 बटे X2 से तुलना भी हो जाएगी E1 और E2 की। E1 और E2 का अनुपात भी तो आ जाएगा। E2 का मान ज्ञात हो गया सूत्र से, और मान ज्ञात होने के बाद यहाँ रख देंगे E2 का मान, तो E1 और E2 दोनों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात आ जाएगा, तुलना हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है, मतलब इतना सा कहने का ये है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्किट बनाया, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य प्लग लगाएंगे, जिससे E1 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में काम आ जाएगा। परिपथ में आ गया। अब इस जोकी को इस विभवमापी तार पर चलाएंगे, जोकी को विभवमापी तार पर चलाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करेंगे। धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करेंगे। इस समय संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, तब विभवमापी के सिद्धांत से E1 बराबर होगा XL1। समीकरण 1 आ गया। अब 1 और 2 के मध्य से प्लग हटाकर 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। 2 व 3 के मध्य लगाएंगे। अब इस जोकी को इस तार पर चलाएंगे, तो कौन सा सेल काम में आ रहा है? E2 विद्युत वाहक बल का। E2 विद्युत वाहक बल का सेल काम में आ रहा है। अब इस समय संतुलित लंबाई जोकी को चलाएंगे, संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो रही है, तो विभवमापी के सिद्धांत से E2 बराबर क्या हो जाएगा? XL2 हो जाएगा। तो ये सेल काम में आ रहा है। इसका इसमें भाग दे दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा। यहाँ से E2 का मान ज्ञात हो जाएगा। अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो जाएगा। और जब E2 का मान आ गया तो E1 बटे E2 का मान पता है, E1 का पता है, E2 आ गया ना, तो यहाँ रख देंगे L1 बटे L2 के बराबर में, तो तुलना आ जाएगी। E1 और E2 के विद्युत वाहक बलों की तुलना आ जाएगी। इस प्रकार से ये 2 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है, दोनों 5 अनुप्रयोग है। तो कल और परसों इस चैप्टर को मैं खत्म करा दूंगा, 2 दिन में, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही 5 और 6 चैप्टर, 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। पहला और दूसरा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर तीसरा और चौथा भी जल्दी जल्दी आप इसको फिनिश कर लेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और आराम से पढ़ते रहें, PDF मिल जाएगी। ठीक है ना, ढंग से पढ़ते रहें, मेरे साथ याद करते रहें। धन्यवाद।